नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल लॉ बाय केपी में। आज हम पढ़ने वाले इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के सेक्शन 66 और 67 के बारे में। पिछली वीडियो में हमने सेक्शन 65 तक पढ़ा था। हमने जाना था कि 65 तक प्री में और मीन्स में कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। आज हम जानेंगे सेक्शन 66 और सेक्शन 67 के बारे में। 66 और 67 दोनों ही सेक्शन सेपरेटली मीन्स का सवाल बिल्कुल नहीं बनाते हैं। ये प्री के पर्पस से पर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्री के पर्पस से 67 और 68 दोनों ही एक एक नंबर का प्री का सवाल बनाता है अगर आपसे पूछा जाए तो। ठीक है, जुडिशरी में प्री और मीन्स दो एग्जाम होते हैं जैसा कि हम जानते हैं। प्री के पर्पस से दोनों सेक्शन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पर अगर हम बात करें मीन्स के पर्पस से तो ये सेपरेटली मीन्स का कोई भी क्वेश्चन नहीं बनाते हैं। तो हम वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक देखेंगे, बिल्कुल भी स्किप नहीं करेंगे और अपना बेयरट साथ में लेके बैठेंगे जिससे कि हम बेयरट में अपनी लाइन मिलाते जाएँ और उस पर अंडरलाइन करते जाएँ। ठीक है, और हमको वीडियो स्टार्टिंग से एंड तक बिल्कुल भी स्किप किए बिना देखना है। ठीक है, हम अपनी वीडियो को बिना कुछ भी देरी किए स्टार्ट करने वाले हैं। अपने कॉपी पेन नोट्स लेके बैठ जाएं, कानों में हेडफोन ईयरफोन लगा लें जिससे कि आप एकदम कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़ सकें। तो हम सबसे पहले हम धारा पढ़ते हैं 66। धारा 66 बताती है शून्य करणीय संविदा के विखंडन की संसूचना या प्रतिसहरण की रीति। ठीक है, मोड ऑफ कम्युनिटिंग और रिवोकिंग रेसिशन ऑफ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, मतलब जो शून्य करणीय संविदाएं होती हैं, ठीक है, यदि आप उनका विखंडन करते हैं। अब आप बोलेंगे सिर्फ शून्य करणीय संविदाओं के बारे में क्यों बताया गया, हमें शून्य करार है शून्य संविदाओं के बारे में क्यों नहीं बताया? क्योंकि विखंडन करने का जो अधिकार होता है ना, जो ऑप्शन होता है वो केवल वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में ही होता है। वॉइडेबल ही एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें आप चाहें तो वैलिड बना रहने दें और चाहे तो उसे विखंडित कर दें। ठीक है, चाहे तो उसको क्या कर दें, विखंडित कर दें, उसे रिवोक कर दें, ठीक है, उसका रेस्ट्रिक्शन कर दें, चाहे तो उसे कैंसिल कर दें। पर अब बात करें वॉइड एग्रीमेंट, शून्य करार या वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, इनमें आपके पास ऑप्शन नहीं होता, किसी भी पार्टी के पास ऑप्शन नहीं होता, चाहे वो प्रॉमिसर हो या प्रॉमिसी हो, किसी के पास ये ऑप्शन नहीं होता कि चलो वैध बना रहने दो। ये तो वॉइड ही होते हैं, या तो इनका पालन होगा अथवा नहीं होगा। ठीक है, इसमें जब तक पालन हो सकता है तो होगा, अगर वैलिड है तो होगा, वैलिड नहीं है तो वॉइड है। पर वॉइडेबल में क्या होता है, वॉइडेबल में क्या होता है कि एक पार्टी के बिहाफ पर, एक पार्टी के ऑप्शन पर वो चाहे तो वैलिड बना रहने दे, वो चाहे तो उसे क्या कर दे, रिसाइंड कर दे, रिवोक कर दे। ठीक है, तो शून्य करणीय संविदा के विखंडन की संसूचना आपने पिछले वीडियोस में मैंने आपको सेक्शन 3 से सेक्शन 9 में बताया था कि प्रपोजल का कम्युनिकेशन कैसे होता है। प्रपोजल का अगर हमें रिवोकेशन करना है तो उसकी हम कम्युनिकेशन कैसे देंगे, एक्सेप्टेंस है उसे हम कब तक रिवोक कर सकते हैं, है ना, प्रॉमिस को कब तक रिवोक कर सकते हैं, एक्सेप्टेंस को कब तक रिवोक कर सकते हैं, ये आपको सेक्शन 3, 4, 5, 6, 7, 8 में बताया गया है। मोड बताए गए हैं कैसे कैसे कर सकते हैं, बाय नोटिस देके कर सकते हैं, अगर आप उसकी कंडीशन फुलफिल ना करें तो कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे आप कॉन्ट्रैक्ट, जो आपका कॉन्ट्रैक्ट होता है या जो आपका प्रपोजल होता है ना, प्रपोजल होता है, आपकी प्रस्तावना होती है, जैसे आप उसको रिवोक करते या जैसे आप उसकी कम्युनिकेशन करते, वैसे ही आप वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट की भी, उसको तोड़ने की भी वैसे ही करेंगे। ठीक है, शून्य करणीय संविदा का विखंडन उसी प्रकार और उन्हीं नियमों के अध्ययन संसूचित या प्रतिसंहरित किया जाएगा जो प्रस्तावना की संसूचना या प्रतिसरण को लागू है। ठीक है, आप प्रस्तावना की संसूचना कैसे करते थे, धारा 3 में बताया गया है कि मतलब प्रस्तावना की संसूचना उसे बता दो जिसको हम प्रस्तावना कर रहे हैं, ये वचन ग्रहीता, ठीक है, उसके क्या नॉलेज में आ जाए, उसे पता पड़ जाए। जैसे कि मैं कह रही हूँ, हेलो, मैं आपको अपना घर 200 रुपये में, सॉरी, अपनी वॉच 200 रुपये में बेचना चाहती हूँ, तो ये प्रस्तावना की संसूचना कब पूरी हो जाएगी, जब ये मैं जिससे प्रस्तावना कर रही हूँ, मानो ए पर्सन बी से प्रस्तावना कर रहा है, एक प्रॉमिसर है वो प्रॉमिसी है, जब वो एक्सेप्ट कर लेगा उसके बाद ये प्रॉमिसर और प्रॉमिसी बन जाएंगे। अभी क्या एक प्रपोजर है, ठीक है, तो वो एक्सेप्टर है, तो मैं जब तक एक्सेप्टर के नॉलेज में ना ले आऊँ, उसे पता नहीं चल जाए। ठीक है, ऐसे ही प्रस्तावना का रिवोकेशन कैसे हो सकता है, प्रस्तावना का रिवोकेशन तब तक हो सकता है जब तक एक्सेप्टर द्वारा उसे स्वीकृत ना कर लिया गया हो या वो उसके बियॉन्ड ऑफ द कंट्रोल नहीं हो गया हो। ये आपको पिछले वीडियोज़ में बहुत अच्छे से मैंने बताया है। बियॉन्ड ऑफ द कंट्रोल कैसे होता है कि ए ने बी को बोला कि मैं आपको अपनी घड़ी 200 रुपये में बेचना चाहती हूँ। ठीक है, बी ने बोला, ये बी के पास ये लेटर पहुँच गया। ठीक है, अब बी क्या थी, इस लेटर, उसने बोला था अगर आप इसे एक्सेप्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे बाय लेटर ये भेजना। वो जाती है और वो 2 तारीख को ये लेटर किस में डाल देती है, लेटर बॉक्स में डाल देती है। नाउ ए को याद आता है, अरे यार मुझे तो कैंसिल करना है, मुझे रिवोक करना है, अपना प्रपोजल जो है ना मुझे वापस लेना है, रिवोक करना है, कैंसिल करना है, प्रतिसहरण करना है। तो वो अपना फ़ोन लगा दे बी को कि हेलो, मैं अपना जो मैंने आपको वॉच देने का कॉन्ट्रैक्ट किया था ना, अब नहीं करना चाहते, मैं अपना वचन वापस लेता हूँ। तो अब वो ले नहीं सकता,
क्योंकि अब ये एक्सेप्टर के बियॉन्ड ऑफ द कंट्रोल हो गया। भले ही ये ए के पास नहीं पहुंच पाया वो लेटर, भले ही ए के पास लेटर अभी तक पहुंचा नहीं हो, वो अभी लेटर बॉक्स में है, वो 2-3 दिन में पहुंचेगा, बट ये मान लिया जाएगा कि अब आप उसे ख़त्म नहीं कर सकते कॉन्ट्रैक्ट को, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ए ने 1 जुलाई 2025 को बी को एक लेटर भेजा और बोला यदि आप इस लेटर को एक्सेप्ट करना चाहते हो तो मुझे बाय लेटर ही इन्फॉर्मेशन देना। ये 2 तारीख को बी को मिल गया और बी ने 3 तारीख को लेटर बॉक्स में डाल दिया। ए ने 4 तारीख को फ़ोन करके कहा, बी ने बोला मैंने तो डाल दिया, ए बोले पर मुझे तो अभी तक मिला ही नहीं है तो मैं रिवोक कर सकता हूँ। नहीं, आप रिवोक नहीं कर सकते। हाँ, वो जैसे ही लेटर बॉक्स में डालने ही जा रहा था बी, लेकिन तब तक ए का फ़ोन आ गया, हाँ तब तक कर सकते हो क्योंकि वो अभी भी उसके किस में है, बियॉन्ड ऑफ द कंट्रोल नहीं हुआ, उसके अभी भी इन कंट्रोल में है वो चीज़, ठीक है। तो क्लियर है। तो आप शून्यकरणीय संविदा के विखंडन की जो संसूचना है या आपको रिवोकेशन करना है, ये जो भी चीज़ें आप बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसे आप प्रपोजल का कर रहे हैं, ठीक है। अब आपका सेक्शन 67 आता है। प्री में सिर्फ आपसे इसकी हेडिंग से पूछी जाएगी, शून्यकरणीय संविदा के विखंडन की संसूचना प्रतिसरण किस प्रकार किया जा सकता है, जैसे कि हम प्रस्तावना का कर रहे हैं, सिर्फ इतना ही पूछा जाएगा। और ये किस धारा में बताया गया तो आप बता देना, धारा 66 में बताया गया। अब हम बात करें धारा 67। धारा 67 में बताया गया है पालन के लिए युक्तियुक्त स्वकार्य वचनदाता को देने में वचन ग्रहीता की उपेक्षा का प्रभाव। इसे हम एक एग्जाम्पल के थ्रू, एक इलस्ट्रेशन के थ्रू पहले समझ लेते हैं। ए और बी आपस में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। ए बोलता है कि मैं आपके लिए एक बहुत अच्छा घर बनाऊंगा। ए ने क्या किया, प्रॉमिस किया, वचन दिया या पहले एक प्रपोजल रखा। बी ने उसे एक्सेप्ट कर लिया, ओके आप मेरे लिए घर बनाना। ए ने बोला मैं आपके लिए घर बनाऊंगा बट आप मुझे क्या देंगे, मैं आपके लिए घर बनाऊंगा बदले में आप मुझे 1 करोड़ रुपए देंगे उसके। बी ने बोला ओके आप मेरे लिए घर बनाना, बदले में मैं उसको आपको 1 करोड़ रुपए दूंगा। पहले ये ए ने रखा प्रपोजल, बी ने उसे कर लिया एक्सेप्ट, ठीक है। और इस प्रपोजल में ए ने लिख के भेजा था कि जो भी मुझे इसेंशियल चीज़ें होंगी ना, जो भी मुझे इसेंशियल रीजनेबल फैसिलिटी होंगी वो मुझे आप ही प्रोवाइड करेंगे। जैसे कि सीमेंट हुआ घर बनाने के लिए, ईंटें हुई या कुछ भी पेंट हुआ, वो मुझे सब आप ही देंगे। बी ने बोला ओके मैं आपको इसेंशियल चीज़ें भी दूंगा और साथ में जो आपका चार्ज होगा वो आपको 1 करोड़ रुपये वो भी पे करूँगा घर बन जाने के बाद। तो ए ने ऐसा प्रपोजल रखा, बी ने इस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया। जैसे ही बी ने एक्सेप्ट कर लिया, नाउ इट्स बिकम अ प्रॉमिस। तो ए हो गया प्रॉमिसर और बी हो गया प्रॉमिसी, ठीक है। पर ये गया उसके घर पे कि चलो मैं घर बनाता हूँ या फिर मैं आप मुझे इसेंशियल फैकल्टी जो मेरी रीजनेबल फैकल्टी वो मुझे दो। बी ने मना कर दिया कि नहीं मैं नहीं दे सकता, ठीक है। ए कौन था, वचनदाता प्रॉमिसर, बी कौन था, वचन ग्रहीता, या बी जो वचन ग्रहीता है वो मना कर देता है। नाउ अब ए लायबल नहीं है या बाउंड नहीं है अपना प्रॉमिस फुलफिल करने के लिए, अपने प्रॉमिस की परफॉर्मेंस करने के लिए, और वो कंपनसेशन का भी हकदार है। हो सकता है ना उसने आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया तो किसी और के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाया हो, उसे कुछ घाटा हो गया हो, तो क्या होगा, बी उसे कंपनसेट भी करेगा और वो ए को अब वो भी नहीं कर सकता बाउंड कि आप करो। ए बाउंड ही नहीं है क्योंकि इनका जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उसके मुताबिक बी को पहले जो इसेंशियल या रीजनेबल फैकल्टी है वो उसको देनी थी, वो नहीं देता है तो अब वो कहाँ से काम कर दे, ठीक है। तो इसमें यही लिखा है यदि कोई वचन ग्रहीता किसी वचनदाता को उसके वचन पालन के लिए युक्तियुक्त स्वकार्य देने में उपेक्षा या देने से इनकार करेगा, वचन ग्रहीता, ठीक है। वचन ग्रहीता मना कर दे वचनदाता को, वचनदाता तो है उसने वचन किया है मैं घर बनाऊंगा, पर उसके लिए जो रीजनेबल फैकल्टी होगी, जो भी मुझे ज़रूरी चीज़ें होंगी वो आप मुझे प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो तब ये आएगा कि आपने मना कर दिया उसे, ठीक है। हाँ, मना कर देता है तो एक एतत् कारित किसी भी अपालन के बारे में ऐसी उपेक्षा या इनकार के कारण वचनदाता को माफ़ी हो जाती है। अब वचनदाता क्या हो जाए, उसको माफ़ी हो जाएगी। अब वो अगर अपना पालन ना भी करे तो भी उस पर कोई केस मतलब सूट फाइल नहीं कर सकता, कोई भी न्यायालय में जाके बात दायर नहीं कर सकता कि देखिए इसने मेरा घर नहीं बनाया। क्यों आप दायर करोगे, एक तो आपको जो उसे इसेंशियल फैकल्टी देनी थी आपने वो भी नहीं दी, वो बेचारा कैसे बना दे, है ना। ऐसा तो नहीं कि आपने सब कुछ दिया वो फिर भी नहीं बना रहा है। अब इसका इलस्ट्रेशन और पढ़ लेते हैं। खा के गृह की मरम्मत करने की खा से का संविदा करता है। कौन संविदा कर रहा है, ए कर रहा है बी से कि मैं आपको घर क्या कर दूंगा, रिपेयर कर दूंगा, ठीक है। जिन स्थानों में उसको गृह की मरम्मत करनी है वो कौन बताएगा, वो कौन बताएगा, बी बताएगा। भैया उसका घर है वो बताएगा कि मेरे घर में कहाँ मरम्मत करनी है कहाँ नहीं। बी उसको बताता नहीं है, मना कर देता है कि मैं नहीं बता रहा। अब क्या आप संविदा का क्या हो जाता है, अपालन हो जाता है, परफॉर्मेंस नहीं हो पा रहा, ठीक है। अब जो परफॉर्मेंस नहीं हो पा रहा है संविदा का, उसके लिए का की माफ़ी हो जाती है यदि ऐसी अपेक्षा या इनकार से कारित हुआ है।
इसमें इतना बताया गया है कि बी का घर है, ए बोलता है मैं आपके घर की रिपेयर करूँगा। अब इसमें बी की ये बनती है ड्यूटी कि वो बताए कि मेरे घर में कहाँ का रिपेयर ज़रूरी है। बी ए को नहीं बताता है और ठीक है, ए इस कारण से अपने कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्मेंस नहीं कर पाता है या अपनी साइड का परफॉर्मेंस नहीं कर पाता है। ए इसके लिए माफ़ी योग्य है, इवन जो उसको घाटा हुआ हो उसने उस समय वो भी कंपनसेशन भी ले सकता है। तो धारा 66 और धारा 67 प्री के पर्पज से ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 67 में क्या पूछा जाएगा कि जब वचनदाता को वचनदाता को कुछ युक्त सौकर्य प्रदान करने हो, जब वो नहीं करता है तो क्या हो जाता है, तो अपालन जो भी होता है ना उससे माफ़ी हो जाती है वचनदाता को। ठीक है, 67 में इतना ही पूछा जाएगा, पालन के युक्त सौकर्य वचनदाता को देने वचन ग्रहीता की उपेक्षा का प्रभाव कौन सी धारा में बताया गया, धारा 67। इसके इलस्ट्रेशन से भी पूछ सकते हैं कि खा का एक घर था, उसे मरम्मत करवानी थी ए से, उसको ए को बताना था पर उसने नहीं बताया, ए माफ़ी के योग्य है, हाँ ए माफ़ी के योग्य है। 66 में पूछा जाएगा कि शून्यकर्णीय संविदा की विखंडन, अगर हम उसे कैंसिल कर रहे हैं तो उसकी हम संसूचना, उसकी कम्युनिकेशन या उसका रेवोकेशन का जो कम्युनिकेशन होता है वो कैसे करेंगे, तो हम बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसे हम प्रपोजल का करते हैं। ठीक है, अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो इस सेक्शंस में तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको इससे रिलेटेड MCQs चाहिए या PYQs चाहिए जो कि आपके प्रीवियस ईयर पेपर में आए हों, या उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट MCQ चाहिए, तो आप मुझे कमेंट में MCQ या PYQs करिए, मैं आपको इसके लिए भी एक सेपरेट वीडियो लेके आऊँगी। तब तक के लिए अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को शेयर सब्सक्राइब कीजिए। टिल देन बाय बाय।